क्लास 11 फिजिक्स। थोड़ा सा टॉपिक जो है बाकी रह गया था, प्रत्यास्था गुणांक किसे कहते हैं और इसके तीनों प्रकार के बारे में। प्रत्यास्था गुणांक क्या है? जैसा कि हमने पढ़ा है कि प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के समानुपाती होता है, यही ना हुक का नियम है। प्रतिबल और विकृति समानुपाती होता है, विकृति इधर था, प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू विकृति, फिर वहाँ पर एक के कांस्टेंट आ जाता था, यही के क्या है? प्रत्यास्था गुणांक है। यानी कह सकते हैं कि प्रतिबल और विकृति के अनुपात को ही प्रत्यास्था गुणांक के कहते हैं। वही लिखा हुआ है, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। किसी दिए हुए द्रव्य के लिए इसका एक विशिष्ट मान होता है और कुछ नहीं, बस प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार है: यंग गुणांक, अपरूपण गुणांक, आयतन गुणांक। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग गुणांक किसे कहते हैं? तो प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग गुणांक कहते हैं। और क्या? प्रतिबल तो समझ ही रहे हैं, जो बल लगाया जा रहा है इकाई क्षेत्रफल पर, और अनुदैर्ध्य विकृति यानी तनन और संपीड़न। किसी तार को खींच देंगे, उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, तनन हो गया, या फिर उसको दोनों तरफ से बल लगा के उसको छोटा कर देंगे, संपीड़ित हो जाएगा। ये तनन और संपीड़न अनुदैर्ध्य विकृति है, ठीक है। तो प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात को यंग गुणांक कहते हैं, y से डिनोट करते हैं। प्रतिबल क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो F/A हो गया। अनुदैर्ध्य विकृति क्या है? लंबाई में परिवर्तन बटे कुल लंबाई। और विकृति का कोई यूनिट नहीं होता, इसने देखें नो यूनिट लिखा हुआ है। और फोर्स का न्यूटन हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, तो न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर इसका यूनिट हो गया, पास्कल भी कह सकते हैं। और फोर्स को mg होता है, ma होता है ना फोर्स बराबर। a मीन्स व्हाट? एक्सेलरेशन यानी त्वरण, जिसको g कह सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण mg बटे पाई आर स्क्वायर। यहाँ डेल एल बाय एल, लंबाई में परिवर्तन बटे कुल लंबाई या प्रारंभिक लंबाई। तो ये भी ध्यान रखना है कि स्टील के लिए या धातुओं के लिए यंग गुणांक अधिक होता है, इसलिए इन पदार्थों में थोड़ा ही अंतर उत्पन्न करने के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता होती है। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है इस तरह करके कि अधिक काम ली जाने वाली मशीनों में इस्पात को अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? ज़्यादातर मशीनें स्टील की बनी क्यों होती हैं? क्योंकि तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम से इस्पात अधिक प्रत्यास्थ होता है, इलास्टिक होता है। इसी कारण से अधिक काम ली जाने वाली मशीनों में इस्पात को वरीयता दी जाती है। फिर क्वेश्चन बनेगा कि दृढ़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक किसे कहते हैं? कैपिटल G से डिनोट करते हैं। दो नाम है इसका, दृढ़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक। तो अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति, दोनों के अनुपात को दृढ़ता गुणांक या फिर अपरूपण गुणांक कहते हैं, G से डिनोट करते हैं। प्रतिबल का वही हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, F/A। अपरूपण विकृति क्या होता है? विस्थापन बटे लंबाई, तो डेल एक्स बाय एल हो गया, ठीक है, तो F/A हो गया, और ये डेल एक्स बाय एल हो गया। डेल एक्स बाय एल को ही हम थीटा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? सिग्मा, F/A को ही सिग्मा एस कह रहे हैं, और नीचे रह गया थीटा, जी इंटू थीटा। ये जो थीटा है इधर आया, जी से मल्टीप्लाई हुआ तो सिग्मा एस हो गया, तो जी इंटू थीटा इक्वल टू सिग्मा एस। जी जो है क्या था? अपरूपण गुणांक या दृढ़ता गुणांक। उसका एसआई इकाई क्या है? वही न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर या पास्कल। इसका भी उसी तरह करके, क्योंकि विकृति का कोई तो अनुपात वो होता ही नहीं, यूनिट या कोई मात्रक नहीं होता। प्रतिबल का जो मात्रक होगा वही इसका मात्रक होगा, न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। फोर्स का न्यूटन हो गया और एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, या फिर इसको पास्कल कहेंगे। और एक बात कि अपरूपण गुणांक हमेशा कम होता है यंग गुणांक से। अधिकतर द्रव्यों के लिए देख सकते हैं जो अपरूपण गुणांक है ये यंग गुणांक का 1/3 है, यानी कम ही है ना। यंग गुणांक ज़्यादा है, अपरूपण गुणांक उसका 1/3 है, 3 हिस्से का 1 हिस्सा है। आयतन गुणांक किसे कहते हैं? बल्क मॉडुलस नहीं, तो बी से डिनोट करते हैं। जलीय प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को आयतन गुणांक कहते हैं। प्रतिबल है तो माइनस P जो प्रेशर लग रहा है बटे आयतन विकृति यानी आयतन में परिवर्तन बटे कुल आयतन। इसमें एक चीज़ और है कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, बिल्कुल। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे या दाब बढ़ाएंगे तो उसका आयतन घटते जाएगा। किसी वस्तु पर इस तरह दाब बढ़ा रहे हैं तो उसका क्या होगा? आयतन घटेगा। जैसे ये दाब ही बढ़ा रहे हैं, मतलब इसको छोटा कर रहे हैं, कितना फैला हुआ था, इसका आयतन बड़ा है कि नहीं पूरे बुक का। अब इसको हम दाब बढ़ा रहे हैं, संपीड़ित कर रहे हैं,
अब इसका आयतन घट गया कि नहीं, छोटा सा हो गया ये, दाब बढ़ाएं तो आयतन घट गया, बिल्कुल। दाब बढ़ाने से आयतन घटता है, ये प्रैक्टिकली देख लिए। प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, उल्टा हो भी होगा, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो फैला दिया इसको पूरा, तो प्रेशर घट गया लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया। तो जलीय प्रतिबल और संगत आयतन विकृति के अनुपात को आयतन गुणांक कहते हैं। वही हुआ, जलीय प्रतिबल ऊपर लिखना है, नीचे आयतन विकृति लिखना है, दोनों का जो रेशियो है वही क्या है, आयतन गुणांक। ये माइनस साइन क्या बताता है, ऋण चिन्ह इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि दाब में वृद्धि करने पर आयतन में कमी होती है, जैसा अभी बताया गया। ऐसा इकाई वही न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर या पास्कल। संपीड्यता या कंप्रेसिबिलिटी किसे कहते हैं, तो आयतन गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहते हैं। ये आयतन गुणांक है, उसका रेसिप्रोकल है, उसका व्युत्क्रम है, उसी को क्या कहते हैं, संपीड्यता। के से डिनोट करते हैं, के इज इक्वल टू 1/, और आयतन गुणांक का जो भी सूत्र है यहाँ लिख दिए, -p/del v/b। ये पूरा का पूरा -1/del p, ये del v/b इधर आ गया। खैर, ये क्वेश्चन पूछेगा कि आयतन गुणांक किसमें सबसे ज़्यादा है, तो ठोस में आयतन गुणांक सबसे ज़्यादा होता है, द्रव्य में उससे कम होता है। सबसे कम किस में होता है आयतन गुणांक, तो गैस में होता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड्यता किस में ज़्यादा है, तो गैसों में ज़्यादा संपीड्यता है, यानी गैसों को ज़्यादा संपीड़ित कर सकते हैं, कम ही क्षेत्रफल में ज़्यादा उसको ठोस कर भर सकते हैं। लेकिन द्रवों में संपीड्यता कम है, ठोसों में सबसे कम है, ठोसों की संपीड्यता सबसे कम है, गैस की संपीड्यता सबसे ज़्यादा है। फिर क्वेश्चन आएगा कि पार्श्विक विकृति किसे कहते हैं, प्रयुक्त बल के लंबवत दिशा में होने वाली विकृति को पार्श्विक विकृति कहते हैं। ठीक है, किसी तानित तार में पार्श्विक विकृति और अर्धैर्ध्य विकृति का अनुपात पवासो अनुपात कहलाता है। फिर क्वेश्चन रहेगा पवासो अनुपात क्या है, तो पार्श्विक विकृति ऊपर यानी del d/d, और अनुदैर्ध्य विकृति नीचे यानी लंबाई में परिवर्तन बटे कुल लंबाई। और इसको इस तरह करके लिखेंगे, del d/d, del l/l, del l नीचे था और l जो नीचे था वो ऊपर चला गया इधर। और चूंकि एक संख्या है, इसे इसकी कोई विमा नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे स्टील के लिए पवासो अनुपात 0.28 से 0.30 तक हो सकता है, एल्यूमिनियम के लिए 0.33 हो सकता है। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ए और बी है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, यानी प्रतिबल और विकृति का ग्राफ है। इससे बताना है कि किस में यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है। ए का ज़्यादा है क्योंकि इसमें थीटा का मान ज़्यादा है, क्योंकि थीटा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस जो है, यंग गुणांक किस पर डिपेंड करता है, प्रतिबल और विकृति के अनुपात पर। और चूंकि इसका स्लोप ज़्यादा है, ए का स्लोप ज़्यादा है, थीटा का मान ज़्यादा है यानी स्ट्रेस ज़्यादा है, यानी प्रतिबल ज़्यादा है, तो वाई का मान ज़्यादा है यानी यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है। तो पूछा किसका ज़्यादा है, तो एक पदार्थ का या बी पदार्थ का, तो ए का ज़्यादा है। और दूसरी तरफ पूछा है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मटेरियल है, ए स्ट्रॉन्ग है या बी स्ट्रॉन्ग है। ए का स्लोप ज़्यादा है यानी वही ज़्यादा मजबूत है, ग्रेटर वाई। ए का स्लोप ज़्यादा है यानी उसका यंग्स मॉडुलस, यंग गुणांक ज़्यादा है, तो ए ही स्ट्रॉन्गर होगा। ए इज स्ट्रॉन्गर विथ स्टैंड ग्रेटर फोर्स स्ट्रेस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिबल को वो बर्दाश्त कर सकता है। इसका अनुप्रयोग देखेंगे तो क्रेन में इसका उपयोग होता है। प्रत्यास्थता का एप्लीकेशन, बिल्डिंग्स एंड पिलर्स, बिल्डिंग्स जो पिलर्स एंड बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स में जो पिलर्स होता है उसका इस तरह उपयोग होता है कि ऊपर जा कर के थोड़ा फैल जाता है इसको सपोर्ट लेने के लिए। और ब्रिज यानी पुल बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अच्छा, एक और चीज़ है, तानित तार में प्रत्यास्थ स्थैतिक ऊर्जा, जब हम किसी तार को खींचते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित हो जाती है, उसकी आकृति में परिवर्तन होता है, तार की लंबाई बढ़ेगी तो आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। और किसी वस्तु के मोशन के कारण, गति के कारण उसमें कार्य करने की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। लेकिन अगर किसी वस्तु को या किसी तार को मानते हैं खींच लेते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है, उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा। और इस कार्य को करने के लिए कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ता है, वही देखते हैं। ये फॉर्मूला तो हम पहले देख चुके हैं, वाई यंग्स मॉडुलस का, F = YA/L/L, लंबाई में परिवर्तन बटे कुल लंबाई। कार्य कितना करना पड़ा, तो YA/L/L। DL लेंथ मान लेते हैं, तार की लंबाई में DL वृद्धि हुई खींचने पर, 0 से L तक खींचा गया, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें कितना कार्य करना पड़ा, वर्क डन कितना करना पड़ा वो निकालना है।
एक सिंपल सा तार है, उसको खींच रहे हैं, dl लेंथ की लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं। उस कार्य को करने में कितना कार्य करना पड़ा वही हमें निकालना है, वर्क डन निकालना है। जो कांस्टेंट है उसको बाहर रख लेंगे YA/L, और बाकी को इंटीग्रेट करेंगे, LdL को इंटीग्रेट करना है 0 से L तक। थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज हुआ है, ठीक है। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे इस तरह देखेंगे, x⁴n dx का इंटीग्रेशन जो करते हैं तो x⁴n+1/n+1 होता है। तो यहाँ l⁴ कुछ नहीं है तो 1 है, तो l⁴1+1 यानी L2 हो गया, L² हो गया, /1+1 यानी L²/2 यहाँ रखना है। इसका जो इंटीग्रेट किए LdL का इंटीग्रेशन यही हुआ L²/2। फिर क्या करेंगे, हाफ 1/2 को बाहर कर लेंगे जो कि न्यूमरिक वैल्यू है, y जो कि यंग मॉडुलस है, L², कैपिटल L से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी सेम चीज़ से ऊपर नीचे नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में अंश में हर में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो L², स्मॉल L² बाय कैपिटल L², नीचे एक ही L था, ऊपर एक और L से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर L नहीं था, कैपिटल L ला दिए। तो L² बाय L² A हो गया, एरिया हो गया, और कैपिटल L से मल्टीप्लाई किए हैं ऊपर भी और नीचे भी, इसलिए नीचे L² हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कुछ नहीं, बस हाफ हो गया। y क्या है, यंग गुणांक है। L/L क्या है, यानी लंबाई में परिवर्तन बटे कुल लंबाई, इसी को तो विकृति कहते थे, उसका स्क्वायर कर देना है। और क्षेत्रफल गुना लेंथ लंबाई, यही तार का आयतन हो गया। ये भी एक सूत्र बन गया कि कार्य जो है बराबर हाफ गुना यंग गुणांक गुना विकृति का स्क्वायर गुना तार का आयतन। तो कार्य बराबर कितना कार्य करना पड़ा उस तार को खींचने में, dl लेंथ बढ़ाने में, तो वर्क बराबर हाफ इंटू प्रतिबल, यंग गुणांक गुणा विकृति को ही प्रतिबल कहते हैं। और यहाँ पर एक विकृति तो पहले से है, 2 विकृति था, एक इसके साथ हो गया मल्टीप्लाई, यंग गुणांक गुणा विकृति जो कि प्रतिबल हो गया, एक विकृति रह गया, यहाँ लिख दिए, तार का आयतन यहाँ लिख दिए, ये भी एक सूत्र हो गया। फिर कहते हैं U क्या है, जैसा कि बताया गया इस तार में प्रत्यास्थ स्थैतिक ऊर्जा U के रूप में संग्रहित हो जाती है। इस तार में प्रत्यास्थ पदार्थ की प्रति एकांक आयतन प्रत्यास्थ स्थैतिक ऊर्जा है। प्रत्यास्थ स्थैतिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाती है। आयतन कितना है, प्रति एकांक आयतन, यानी इसका वॉल्यूम 1 रखना है। तो आयतन के जगह देखें, तार का आयतन हमने 1 रखा है, सब कुछ वही है। U जो प्रत्यास्थ स्थैतिक ऊर्जा है, तो U बराबर हाफ प्रतिबल जिसको सिग्मा कह रहे हैं, विकृति जो एप्सिलॉन है, तार का आयतन 1 रखना है। एकांक आयतन में जो ऊर्जा संग्रहित होती है उसे प्रत्यास्थ स्थैतिक ऊर्जा यानी U कहते हैं, ठीक है। केस क्लोज हो गया नहीं।